हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हम किस लिए पढ़ते हैं, और ये हमें जब हम EMFT का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं तो हम एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। और जब भी हम एक लाइन चार्ज को अगर हम कहीं पे इस्टेब्लिश करते हैं तो लाइन चार्ज अपने चारों तरफ सिलेंड्रिकल पैटर्न में डिस्टेंस के साथ कम होती हुई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो उसका जो पैटर्न है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ वेरी करता है। तो हम जब लाइन चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो काम आएगा। तो इसलिए हम इसके बेसिक कंसेप्चुअल डिस्कशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। और सिलेंड्रिकल, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसको डिस्कस करने के बाद हम इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ उसको कोरिलेट करके और दोनों में आप कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं कि जो हम सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर कर रहे हैं उसका जो कट सेक्शन है वो हमने सर्कुलर कंसिडर किया है। वो इलिप्टिक फॉर्म कर रहा है, ना कि एक एलिप्स फॉर्म करे। आप एक एलिप्स की फॉर्म में भी एक सिलेंडर को फॉर्म कर सकते हैं। तो सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो सिलेंडर है वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस होल्ड करता है, इसलिए हमने इसको सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला है। ये इसका एक बेसिक डायग्राम है जिसमें हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को। ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा A है। ठीक, इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स जब हम इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताएंगे तो वो रहते हैं रो, फाई और जेड। ठीक है, तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस माने थे। ये तीन आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स थे, और जहां पे जैसे कि ये जो एक्सिस था वो z इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ये y और इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमने x। ठीक है, ये x ड्रॉ ऐसे हो रहा है। अगर y और z ऐसे है तो x ऐसे रहा होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और ये प्लेन है, इसे आप यहाँ पे जहाँ पे कि x की वैल्यू अगर आप इसे x, y और z बोल रहे हैं, ठीक, तो जहां पे z की वैल्यू फिक्स है उसे आप z प्लेन बोलेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा जहां पे कि z की वैल्यू कांस्टेंट है। z की वैल्यू कांस्टेंट एक इस तरीके का प्लेन बन जाएगा, y की वैल्यू कांस्टेंट एक इस तरीके का प्लेन बन जाएगा। इस प्लेन में y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, x और z वेरी कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो प्लेन बनेगा, ये प्लेन आपका x इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे z और y आपका वेरी कर सकता है, लेकिन x की जो वैल्यू है वो आपकी फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से जब तीनों आपके कांस्टेंट वैल्यू के प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आप पॉइंट को लोकेट करते थे P पॉइंट या A पॉइंट। x, y और z, x, y और z ये तीन प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पे आप इस पॉइंट को x, y और z कोऑर्डिनेट देते हैं। सिमिलरली ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा रुक के इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें रो क्या है, फाई क्या है और जेड क्या है, ये तीन प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसमें एक प्लेन है आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस अगर हम इसको कंसिडर करें, ये आपका सिंपल जेड एक्सिस एक, ठीक, इस तरीके से आपका जेड एक्सिस है। अभी के लिए हम इसको ऐसे मान रहे हैं जेड एक्सिस। इस जेड एक्सिस के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ओके, ये आपका जेड प्लेन है। तो देखिए यहाँ पे जेड की क्या वैल्यू है, यहाँ पे जेड की वैल्यू है 1, यहाँ पे जेड की वैल्यू है +2, यहाँ पे जेड की वैल्यू है +3, यहाँ पे जेड की वैल्यू है -2। तो ये जो एक्सिस है ये जेड को बता रहा है, और उसमें कहीं पे भी आप जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्लेन बता सकते हैं। ठीक, तो ये आपका एक जेड, अगर इसका कोऑर्डिनेट z है तो ये है z की एक वैल्यू का कांस्टेंट प्लेन। एक प्लेन तो आपका ये हो गया। ठीक,
उस प्लेन के साथ, ये आपका जो सेंट्रल पॉइंट है ओरिजिन के साथ, इस पॉइंट के साथ एक और आपका सरफेस है जो इस सेंट्रल लाइन के चारों तरफ सिलेंड्रिकल पैटर्न होल्ड करता है। ठीक, इस सिलेंड्रिकल पैटर्न, ऐसे इसको कंसिडर कीजिए इस तरह से। ठीक, आप एक सेंटर लाइन मानिए। मेरे पास यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन करवाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन इस पे कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट हो गया आपका z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक प्लेन ये हो गया, उसको आपने z वैल्यू दी। दूसरा, उस सेंट्रल लाइन के चारों तरफ आपका एक सिलेंड्रिकल, ठीक, सेंट्रल लाइन की तरफ चारों तरफ ये आप ऐसे मानिएगा कि इस तरह से एक सिलेंडर है। ओके, इस सिलेंडर की सेंटर पॉइंट से अगर ये हमारा z एक्सिस का लाइन है, प्रेजेंटेशन है, तो इसकी आपकी सेंट्रल लाइन से क्या रेडियल डिस्टेंस है, ये कितनी रेडियस का सिलेंडर है, वो होता है रो। ओके, अगर आपकी रो इतनी है तो ये ऐसा सिलेंडर होगा। अगर आप इसको एक नैरो सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो रो की वैल्यू कम हो गई। आप इसको एक वाइड सिलेंडर में बना रहे हैं तो रो की वैल्यू और बढ़ गई। तो क्या है, एक सिंपल लाइन के चारों तरफ, सेंट्रल लाइन के चारों तरफ आप एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और उस सरफेस की क्या रेडियस है वो रो हो जाती है। ठीक, तो एक आपकी सेंट्रल लाइन है, उसके दोनों तरफ एक आपका सिलेंडर है जिसकी रेडियस रो है, और इसी के साथ एक आपका प्लेन है। ठीक है, एक आपका प्लेन है, अभी इससे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। ये प्लेन का एक एंड जो है वो एक इस z, इस सेंट्रल लाइन से बंधा हुआ है, और ये प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से पूरा मूव कर सकता है। ओके, ये प्लेन, इस प्लेन को आपने z एक्सिस की ये जो सेंट्रल लाइन है इससे आपने इसको बांध दिया है। अब ये ऐसे मूव कर सकता है। ओके, ये इसके चारों तरफ मूव कर सकता है। इसके एंगुलर मूवमेंट को हम प्लस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर करते हैं। ऐसे हम इसको ऐसे, ये कहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस पे है। अगर ये इतना दूर है तो इसका फाई ज्यादा है, यहाँ पे है तो इसका फाई कम है, ये बोर्ड की इनसाइड है तो इसका फाई ज्यादा है। तो क्या हुआ, इस सेंट्रल लाइन के चारों तरफ आप 3 प्लेन को इमेजिन कीजिए। एक प्लेन इस सेंट्रल लाइन की तरफ सिलेंडर, एक प्लेन जहां पे z की वैल्यू फिक्स है, ओके, इस तरह से, एक प्लेन जो इस तरह से z एक्सिस से जुड़ा हुआ है एक एंड से, और यू एंगुलर मूवमेंट कर सकता है। इस एंगुलर मूवमेंट को हम, क्योंकि अगर एक तरफ ये z से जुड़ा हुआ है तो z से तो आप इसका एंगल मेजर नहीं कर सकते ना, आप इसको x एक्सिस से इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं और उस डिस्प्लेसमेंट को आप फाई बताएंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये मैंने बहुत इलेबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, इसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट इंटरचेंज करना, रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में ले जाना, सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में ले जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाली प्रॉब्लम है। और हर एग्जाम में, आप तो सिंपल मैथमेटिक्स में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो हर एग्जाम में इस पे बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। सो बी ए लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल, सोचने की कोशिश कीजिए, फिर आप इसे कभी भी रटेंगे नहीं, इसे मेमोराइज नहीं करेंगे, आप इसे समझ सकेंगे और अच्छे से हर तरह का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए आपका, देखिए इस पॉइंट ए में आपने क्या किया, ये आपकी सेंट्रल लाइन है। ठीक, इसमें ये जो लाइन थी ये z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सिलेंडर आपने बनाया रो का, और इस सिलेंडर से आपने एक प्लेन पेपर को मूव करवाया। मान लीजिए फाई एंगल पे रुका हुआ है, ये है ना, ये आपका, ये जो ग्रीन मैंने डॉट बनाया ये आपका एक पेपर है। ओके, यहाँ पे दोनों कलर नहीं आ पा रहे थे, ये आपका एक पेपर है। ये पेपर जो है ये वहां पे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कितना पेपर का लेंथ, ये क्या रहेगा, रो रहेगा, क्योंकि ये आपके सिलेंडर की रेडियस है। जहां पे ये तीनों प्लेन करते हैं वो पॉइंट ए डिफाइन किया जाता है, उसके कोऑर्डिनेट रो,
फाई और जेड। रो मैंने इस आपके सिलेंडर की रेडियस, तो ये रेडियस हर जगह कांस्टेंट रहेगी। ये प्लेन भी आप उतना काट लीजिए, ये पेपर को भी आप उतना काट लीजिए जो रो डिस्टेंस को बनाता है। तो ये इसका एक आपका प्लेन आपका हो गया, जिसको कि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। मान लीजिए ये इस वक्त एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे था, तो फाई क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू प्लस एक्स एक्सिस। ये हो गया, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो रो हो गई। एज वेल एज ये जेड एक्सिस पे कहाँ पे प्लेन z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कौन सी वैल्यू पे ये इंटरेक्ट हो रहा है, ये z कहलाएगा। z यहाँ पे भी हो सकता है, z यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, अगर हम इनको देखें तो रो की क्या वैल्यू हो सकती है, रो की पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है, रो रेडियस है सिलेंडर का, रो कहाँ तक हो सकता है, रो की आपकी जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच हो सकती है। फाई जो आपका है, फाई की रेंज क्या हो सकती है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो आपका प्लेन पेपर है ये इससे जुड़ा हुआ पूरा 2 पाई या 360 डिग्री घूम सकता है। तो फाई की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 0 डिग्री से 360 डिग्री, या आप इसे 0 to 2 पाई बोल सकते हैं। और z वही है जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आई होप ये जो तीनों प्लेन्स क्या है और कैसे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं ये इस पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट जो है ये इस P पॉइंट का, सॉरी A पॉइंट का XY प्लेन में, XY प्लेन जहाँ पे कि आपने z इक्वल्स टू 0 माना है, ठीक, इस प्लेन में अगर आप प्रोजेक्शन लेंगे तो ये प्रोजेक्शन, अगर इसकी रेडियस रो है तो मतलब इसकी इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा रो रहेगी। तो आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने पेपर लिया था, ये पेपर का जो एज है वो रो लेंथ का ही रहेगा, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर। आप इसी पेपर को मूव करके, रो लेंथ के पेपर को मूव करके सिलेंड्रिकल पैटर्न जो है वो आप फॉर्म कर रहे हैं। सिलेंडर की हाइट z है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पेपर का फाई है और रो ये इस पेपर की लेंथ है। आगे बात समझ में, ये जो प्लेन है इसकी विड्थ रो है, इसकी हाइट z है और इसका फाइनली ये जो आपका पेपर जितना आपने लिया, इस पेपर की जो हाइट है वो z है, वो कितना मूव किया हुआ है x से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो फाई है, एज वेल एज इसकी जो विड्थ है जिसको कि आप घुमा के एक सिलेंडर बना रहे हैं वो रो है। ओके, तो इसका जो प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन का ओरिजिन से डिस्टेंस भी रो रहेगा और इस प्रोजेक्शन का x से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई रहेगा। तो अगर x से फाई है तो y से कितना होगा 90 माइनस फाई। अगर इस प्रोजेक्शन का, इस A का XY प्लेन में प्रोजेक्शन लें और फिर हम अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकालें तो y इक्वल्स टू क्या होगा और x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू इस पॉइंट का x, सॉरी यहाँ पे आएगा ये, इस पॉइंट का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये, ठीक। तो ये जो लेंथ है ये x एक्सिस पे प्रोजेक्शन अगर आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट विल बी रो कॉस ऑफ फाई एंड y विल बी रो साइन ऑफ फाई एज वेल एज tan ऑफ फाई इक्वल्स टू y बाय x। रो निकालना चाहते हैं तो रो विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई और रो और फाई में रिलेशनशिप आ गया है इससे, ठीक। अब हम यहाँ पे देखें कि अगर इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ मूव करेंगे तो रो बढ़ रहा है, रो बढ़ रहा है, तो इसको आप ए रो बोल सकते हो। अगर आप इससे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका ए फाई बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इस पेपर को ऐसे मूव करेंगे तो ये आपका ए फाई की डायरेक्शन, ये रो ए रो की डायरेक्शन और ऊपर की तरफ ए जेड बढ़ रहा है। अगर हम इस एक्स वाई प्लेन में इसके प्रोजेक्शन को कंसिडर करके और कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो हमारा ये क्या रहा, ये है हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमारा, ये मान लेते हैं हम, ये हमारा पॉइंट
ए है। ओके, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? फाई। ओके, अब आप जैसे जैसे इस पॉइंट से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, आप इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका रो बढ़ रहा है, तो इससे आप बताएंगे ए रो। ओरिजिन से डिस्टेंस को आपने रो बोला था। इस पॉइंट से जितना दूर जा रहे हैं आप इसे ए रो बता रहे हैं। एज वेल एज आप यहां पे इसके 90 डिग्री ऐसे अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप फाई को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका हो गया ए ऑफ 5, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन दैट रिप्रेजेंट द इंक्रीमेंट इन 5। ओके, ये ऐसे आपका हो गया। अब अगर हम देखें, ये ए रो है, ये ए फाई है। अब हम देखते हैं, ये अगर हम ए एक्स से माने, ये एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक, तो ये ए एक्स हो गया। ये अगर आपका वाई एक्सिस है तो ये आपका ए वाई हो गया। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, हाँ, रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर को कोरिलेट कर रहे हैं, और फिर उस कोरिलेशन को हम यूज में लेंगे जब हमें एक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे टाइप में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो उसके लिए जब आप इस पॉइंट के मीनिंग समझ सके, तो उस पॉइंट के मीनिंग समझने के बाद मैं डिस्कस कर रही हूं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स किस किस डायरेक्शन में? आपका रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनको आपस में इंटरलिंक करेंगे और कैसे उनको एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सचेंज करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कन्वर्जन, कोऑर्डिनेट कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पढ़ने के लिए पहले इनको समझने की कोशिश करें कि ये आपस में कैसे कोरिलेटेड है। ये हो गया। अब अगर आप इसको देखें तो आप कैसे देखिए, ये अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई है, ये एंगल अगर फाई है तो ये 90 माइनस फाई है। ठीक, फिर वही बात, ये अगर ये ए फाई और ए रो 90 में है तो ये एंगल आपका फाई है। ओके, अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि अगर ये ए फाई है, ये आपका 180 डिग्री पे माइनस ए ऑफ फाई होगा। ये अगर ए एक्स है तो ये माइनस ए ऑफ एक्स होगा। ओके, अब उसके बाद आप इसमें कंक्लूजन निकालिए। अगर आप ए रो को रिप्रेजेंट करना चाहें, ए रो ये है, ठीक, ए रो क्या होगा? ए रो विल बी इस एक्सिस का इस पे प्रोजेक्शन, इस एक्सिस का इस पे प्रोजेक्शन। अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पे आपके सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स को लिख रही हूं कि वो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे। तो ए रो जो है, ये वाला जो वेक्टर है वो है इसका इस पे प्रोजेक्शन एज वेल इसका इस पे प्रोजेक्शन। ओके, तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो ए रो क्या हो जाएगा? ए रो विल बी ए ऑफ एक्स। ये अगर आपका फाई था, ये एंगल फाई है, सॉरी यहां लिखिए कंफ्यूजन ना हो, ये एंगल आपका फाई है। ओके, ए रो विल बी ए ऑफ एक्स कॉस ऑफ फाई प्लस ए वाई कॉस 90 माइनस इसका इस पे अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो ए ऑफ वाई साइन फाई। ओके, इसी तरीके से अगर आप ए फाई को कैलकुलेट करना चाहें तो ए ऑफ फाई विल बी ए ऑफ फाई विल बी इसका इस पे प्रोजेक्शन ए ऑफ वाई कॉस ऑफ फाई, और इस माइनस ए एक्स का ये 90 माइनस वाई, माइनस ए एक्स का इस पे प्रोजेक्शन कॉस 90 माइनस वाई साइन, तो माइनस ए ऑफ एक्स साइन फाई, और ए जेड विल बी ए जेड। जेड जो कोऑर्डिनेट है वो रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम ही रहता है, एक्स वाई प्लेन जो कि z इक्वल्स टू कांस्टेंट
वैल्यू को बताता है। तो ये हुआ आपका एक फॉर्म। दूसरा प्रेजेंटेशन आपसे पूछा जा सकता है, ax पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम ax को लिखें, ये देखिए ax क्या होगा, ax विल बी, ये इसको अगर आप रिप्रेजेंट करें तो ax विल बी, इसका इस पर प्रोजेक्शन, इसका इस पर प्रोजेक्शन, ax विल बी a रो cos ऑफ फाई, और इस माइनस a फाई का इस पे 90 माइनस फाई के साथ, दैट विल बी साइन फाई माइनस a फाई साइन फाई। ये हो गया आपका ax का प्रेजेंटेशन, ठीक। देन कम्स ay, ay विल बी आपका ये एंगल, ये क्या है, ये है आपका सॉरी हाँ, ay विल बी ये आपका ए रो का इस पर प्रोजेक्शन विथ 90 माइनस फाई, तो ये हो जाएगा आपका ए रो साइन ऑफ फाई, और इसका इस पे प्रोजेक्शन प्लस ए फाई कॉस ऑफ फाई, एंड ए जेड विल बी ए जेड। आई होप आप लोगों को किस तरीके से आप यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे ये आपको समझ में आ गया है। ए एक्स ए वाई आप किस तरह से फाई कैलकुलेट करेंगे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो ये आपका एक और आप यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, एक्स विल बी ऑलवेज रो कॉस ऑफ फाई, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये अगर डिस्टेंस रो है, अगर इस डिस्टेंस को आप सॉरी यहाँ पे आते हैं, अगर इस ए पॉइंट की ये डिस्टेंस अगर रो है, एक्स क्या होगा, एक्स विल बी रो कॉस ऑफ फाई, एक्स विल बी रो, ये डिस्टेंस रो है, ओके, रो कॉस ऑफ फाई, वाई विल बी रो साइन ऑफ फाई, एंड जेड विल बी जेड एज वेल एज रो विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan ऑफ फाई विल बी y बाय एक्स। अगर x y z दे रखे हैं तो आप रो फाई और z निकाल सकते हैं, रो फाई और अगर आपको z दे रखे हैं तो आप उससे x y और z निकाल सकते हैं। ये आपके बेसिक कोऑर्डिनेट कन्वर्जन हुए। पॉइंट फॉर्म से पॉइंट फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा तो आपको यूनिट वेक्टर कन्वर्जन भी चाहिए होगा। एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जनरलाइज जो रिप्रेजेंटेशन है वो दैट विल बी ए ऑफ रो, ए रो प्लस ए ऑफ फाई, ए फाई, ए ऑफ फाई, ए फाई प्लस ए जेड, ए जेड। ये इसका एक स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर ए रो ए फाई ए जेड लिख रखा है तो आप पता लगा सकते हैं। इसको अगर रेक्टेंगुलर में निकालने को बोले तो आपको यहाँ से पहले यूनिट वेक्टर कन्वर्जन भी करने होंगे। आप डायरेक्ट तो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू देने पे आप रो फाई और जेड निकाल सकते हैं, रो और फाई देने पे आप एक्स वाई और जेड निकाल सकते हैं। इस ब्लॉक में जो आपने इंटर रिलेशनशिप लिखी है उससे आप एक्स वाई और जेड को रो फाई और जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉइंट फॉर्म की बजाय वेक्टर कन्वर्जन करना हो, एक फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आपको यूनिट वेक्टर कन्वर्जन भी काम में लेने होंगे। आपको ए रो और ए एक्स में जो रिलेशनशिप है जो हमने यहाँ लिखी है वो भी आपको मेंशन करनी होगी, और तब जाके आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपके फॉर्मूला है ये वेक्टर कन्वर्जन के लिए है, ये आपके पॉइंट कन्वर्जन के लिए, ठीक है। पॉइंट कन्वर्जन के लिए आप ये काम में ले सकते हैं, लेकिन वेक्टर कन्वर्जन के लिए आपको ये यूनिट वेक्टर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, और तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो दैट विल बी ए इज ए ऑफ रो ए रो प्लस ए ऑफ फाई ए फाई प्लस ए ऑफ जेड ए जेड। ये ए रो ए फाई और ए जेड यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमने अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। यूनिट वेक्टर कन्वर्जन हमने यहाँ पे डिटेल में सीखे थे। वो ए फाई ए रो और ए जेड आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि आप इसको यहाँ पे रो लिख दें, यहाँ पे फाई लिख दें। यू हैव टू कन्वर्ट
ए रो ए फाई ए जेड इन ए एक्स। अगर ये आपका सिलेंड्रिकल वेक्टर प्रेजेंटेशन है तो आपको रेक्टेंगुलर वेक्टर प्रेजेंटेशन जिसमें कि आप ए एक्स ए वाई ए जेड को इस तरह से लिखते हैं, ए इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई ए जेड, ठीक। तो आपको यहाँ पे इन मैग्नीट्यूड्स के साथ ये वेक्टर कन्वर्जन भी परफॉर्म करने होंगे और उसके लिए आपको ये फॉर्मूले काम में लेना होगा। तो आई होप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक पॉइंट प्रेजेंटेशन एज वेल एज यूनिट वेक्टर को किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट लोकेशन को चेंज करेंगे उसको स्टडी करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।